हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट है। पिछले क्लास में हम लोगों ने रूल नंबर 8 तक डिस्कशन किया था और आज इस क्लास में हम लोग रूल नंबर 8 से आगे डिस्कशन करेंगे। तो पिछले रूल्स की तरह रूल नंबर 9 भी जो है वो एंड से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग बातें हैं। तो रूल नंबर 9 पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लोग। रूल नंबर 9 में यह बताया गया है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों, दो सिंगुलर नाउन होंगे एंड से जुड़े होंगे, लेकिन ध्यान यहाँ क्या देना है कि जो सिंगुलर नाउन्स है यदि उनके पहले ईच या एवरी जैसा कोई शब्द जुड़ा हुआ हो। दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं और जो पहला नाउन है उस नाउन के पहले ईच या एवरी जैसा कोई शब्द जुड़ा हुआ हो, या फिर दोनों में से प्रत्येक नाउन के साथ ईच या एवरी जुड़ा हुआ हो, तो इस स्थिति में जो हमारा सब्जेक्ट बनता है वह सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है और वह वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है। दो सिंगुलर नाउन तो होंगे, एंड से जुड़े होंगे, पहले नाउन के पहले ईच या एवरी हो, या दोनों नाउन के साथ एंड के पहले जो नाउन आया है और एंड के बाद जो नाउन आया है दोनों के साथ ईच या एवरी जैसा शब्द जुड़ा हुआ हो, तो इस स्थिति में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और वर्ब जो है वो सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब देखा जाए। यहाँ एंड के द्वारा दो नाउन जुड़े हैं, एक पेन और एक पेंसिल, और ध्यान दिया जाए पेन के पहले इच का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जो हमारा सब्जेक्ट बनता है इच पेन एंड पेंसिल, यह सब्जेक्ट सिंगुलर की तरह कार्य करेगा और इसके लिए वर्ब जो है वो सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। इच का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक पेन और पेंसिल। बी नंबर देखा जाए, यहाँ भी एंड से पेन और पेंसिल जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पेन से पहले भी ईच आया है और पेंसिल से पहले भी ईच आया है। तो इस स्थिति में भी हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा ईच पेन एंड ईच पेंसिल वह सिंगुलर होगा और इनके लिए जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। अगर किसी भी स्थिति में आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वह सेंटेंस हमारा गलत होगा। इसी तरीके से एवरी का भी प्रयोग किया जाता है। दो नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हो, जैसे यहाँ पर बॉय एंड गर्ल जुड़ा हुआ है, पहले नाउन के पहले एवरी आया हो या फिर दोनों नाउन के साथ एंड से पहले आने वाले नाउन के साथ या एंड के बाद आने वाले नाउन के साथ भी एवरी आया हो, तो इन दोनों ही स्थितियों में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है और जो वर्ब है वो सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। अगर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाए तो सेंटेंस हमारा गलत होगा। ईच का भी अर्थ होता है प्रत्येक और एवरी का भी अर्थ होता है प्रत्येक, तो दोनों का अर्थ होता है प्रत्येक। तो जाहिर सी बात है कि मन में ये क्वेश्चन आएगी कि आखिर इनके प्रयोग में क्या अंतर है। तो जब भी हम लोग संख्या को दर्शाते हैं तो ईच का प्रयोग जो है वह दो या दो से अधिक की संख्या के लिए किया जाता है, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक की संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि संख्या यदि दो हो तो वहाँ पर ईच या एवरी का प्रयोग दोनों में से किसी का भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर इस बात को ही जानते हैं कि जब भी हम लोग एंड का प्रयोग करके दो नाउन सिंगुलर नाउन को जोड़ेंगे तो उस स्थिति में ईच या एवरी जैसे शब्द उनके पहले आते हैं तो सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाते हैं।
एक क्वेश्चन है आप लोग के सामने जो कि एलडीसी 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और इसी रूल से रिलेटेड है। रूल नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं। जो रूल 10 है, यहाँ पर इस बात को बताया गया है कि अगर इच का प्रयोग ही केवल सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो फिर क्या होगा। तो इच का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इच एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। जैसे इच के साथ हैज, इच हैज अ पेन। इच के बाद यदि कभी नाउन का प्रयोग करना हो तो इससे जुड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इच अपने बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही लेता है। यानी इच के बाद कभी भी प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इच के बाद कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन आए या प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाए तो यह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। और इस स्थिति में भी यह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है और यह सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे इच अ स्टूडेंट, अगर इस स्टूडेंट को स्टूडेंट्स बना दिया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर यहाँ हैज की जगह हैव का प्रयोग कर दिया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो किसी भी स्थिति में इच जो है अपने बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करता है। रूल नंबर 12, यदि इच के बाद ऑफ आ जाए। अब जाहिर सी बात है इच और इच ऑफ में क्या अंतर है, बिल्कुल बता रहे हैं। तो यदि इच के बाद ऑफ आ जाए तो इस स्थिति में यह अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है या प्लूरल प्रोनाउन लेता है। और जब ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो यह सिंगुलर की तरह ही कार्य करता है और इस कारण से इनके बाद वर्ब जो है वो सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। इच और इच ऑफ, जब प्रयोग इच का किया जाता है तो इच एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, जबकि जो ये इच ऑफ है या इच ऑफ एक प्रोनाउन की तरह कार्य करता है। इन दोनों में ये अंतर होता है। इच अपने बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा और इच ऑफ अपने बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वह सब्जेक्ट सिंगुलर ही बनेगा और जो वर्ब है वह सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। बहुत बार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, कि इच ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो उसके साथ जो वर्ब आना चाहिए वह भी प्लूरल आए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इच ऑफ के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा, क्योंकि इच जो है वो प्रत्येक का बोध कराता है, यानी कि एक बार में केवल एक व्यक्ति का बोध कराता है। और चूंकि एक बार में केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध यह कराएगा, इसलिए वर्ब जो है इसके लिए सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। भले ही इच ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। जैसे यहाँ देखा जाए इच ऑफ द एम्प्लॉयज़, ये हमारा भले ही नाउन यहाँ प्लूरल आया है लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर ही प्रयोग होगा, यानी कि एम्प्लॉयज़ को देख करके वर्ब प्लूरल प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। ईच ऑफ देम, देम प्लूरल प्रोनाउन है, इसके बाद जो वर्ब आया है वो सिंगुलर ही आया है। ईच ऑफ देम वाज क्लेवर, उनमें से प्रत्येक चतुर थे, लेकिन बोध तो प्रत्येक का ही करा रहा है, यानी एक बार में केवल एक का ही बोध करा रहा है, इसलिए जो वर्ब है वह सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। ईच ऑफ देम एम्प्लॉयज़,
उनमें से प्रत्येक कर्मचारी, अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी कर्मचारी हैं, संख्याएं उनकी जितनी भी हो, प्लूरल नाउन है, लेकिन वह केवल एक बार में एक का ही बोध करा रहा है, इसलिए जो वर्ब है वो सिंगुलर प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ईच शब्द है वह नाउन के बाद आया है, यानी कि प्लूरल नाउन हो, प्लूरल प्रनाउन हो, प्लूरल नाउन या प्रनाउन के बाद ईच का प्रयोग किया गया है। यानी कि प्लूरल नाउन या प्रनाउन के बाद अगर ईच आएगा तो इस स्थिति में जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वह प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा और वर्ब प्लूरल प्रयोग किया जाएगा। ईच के बाद हमेशा बताया गया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग कीजिए। ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रनाउन, लेकिन ईच जो है जब किसी प्लूरल नाउन या प्रनाउन के बाद आएगा तो ये प्लूरल सब्जेक्ट, चूँकि प्लूरल नाउन या प्रनाउन के बाद आ रहा है इसलिए यह सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा है, यानी ईच बाद में है। प्रभाव वाक्य पर मेन प्लूरल नाउन या प्रनाउन का है, इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब भी जो है इनके लिए प्लूरल ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे द चिल्ड्रेन ईच, बच्चों में से प्रत्येक की, जो बच्चे हैं वो प्लूरल पहले है, उसके बाद ईच आया है, तो यहाँ पर जो हैव आया है यह इस प्लूरल सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन के कारण आया है। दे ईच हैव अ बाइसाइकिल, अब ध्यान दीजिए, दे जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके बाद ईच आया है, यानी कि जो मेन यहाँ पर हैव आया है यह दे के लिए आया है, द चिल्ड्रेन के लिए यहाँ हैव आया है। तो जो मेन प्रभाव पड़ रहा है हमारे वर्ब पर, यानी वाक्य का जो हमारा सब्जेक्ट है वह प्लूरल है, इसलिए जो वर्ब है वो प्लूरल प्रयोग किया जा रहा है। रूल नंबर 14, रूल नंबर जो 14 है वो इधर और नीदर से जुड़ा हुआ है। इधर जिसे आइदर भी कहते हैं, नीदर जिसे नाइदर भी पढ़ा जाता है। इधर का अर्थ होता है दो में से कोई एक, नीदर का अर्थ होता है दो में से कोई नहीं। इधर सकारात्मक अर्थ रखता है, नीदर नकारात्मक अर्थ रखता है। जब इनका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इनके प्रयोग से भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, और जो वर्ब है इनके लिए वो सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। इधर और नीदर जब वाक्य का सब्जेक्ट बनेंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करेंगे, और जो वर्ब है इनके लिए वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दोनों के अर्थ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो अर्थ पर ध्यान दिया जाए तो इधर का अर्थ होता है दो में से कोई एक, नीदर का अर्थ होता है दो में से कोई नहीं। यहाँ पर दो शब्द जो है वो दोनों में कॉमन है, जिससे यह बात क्लियर होती है कि इनका प्रयोग हमेशा दो की संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। इधर का प्रयोग और नीदर का प्रयोग हमेशा दो की संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स पर देखें, देयर आर 2 पेन्स हियर, दो की संख्या को ही दर्शाएगा, दो कलमे यहाँ पर हैं। एंड इधर राइट्स वेल, और जब प्रयोग इधर का किया जाएगा सब्जेक्ट के रूप में तो ये अपने लिए जो वर्ब लेगा राइट्स वेल। राइट्स याद होगा आप लोगों को, जब भी मेन वर्ब में एस या येस जोड़ा जाता है तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इधर चूँकि सिंगुलर है इसलिए राइट में एस जोड़ करके उन्हें क्या किया गया है, राइट्स बनाया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखा जाए, देयर आर 2 पेन्स हियर एंड इधर राइट। ये सेंटेंस हमारा गलत है क्योंकि इधर का प्रयोग जो है वाक्य का सब्जेक्ट, यानी कि देखिए एंड से पहले का ये सब्जेक्ट है और एंड के बाद का सब्जेक्ट बिल्कुल इधर के बाद से है, यानी कि जो एंड के बाद जो सेंटेंस बन रहा है उसका सब्जेक्ट इधर है, और इधर के अनुसार ही यहाँ पर राइट का प्रयोग ना करके राइट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। राइट जो है वो हमारा प्लूरल फॉर्म है वर्ब का। क्यों प्लूरल फॉर्म है? क्योंकि कोई भी मेन वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। देयर आर 2 गर्ल्स, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वह संख्या 2 है। 2 से ज़्यादा के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा आप 3, 4, 5 या 2 से ज़्यादा किसी भी संख्या को आप यहाँ दर्शाते हैं
तो फिर ये इधर या नीदर का प्रयोग गलत माना जाएगा। इनका प्रयोग हमेशा दो की संख्या के लिए ही किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर बट के बाद, बट एक कंजंक्शन है, बट के बाद जो सेंटेंस आया है नीदर इज़ इंटेलिजेंट, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट नीदर है और इसके लिए जो वर्ब प्रयोग किया गया है वो इज प्रयोग किया गया है। जबकि डी नंबर सेंटेंस में नीदर के लिए आर वर्ब का प्रयोग किया गया है और यह सेंटेंस हमारा गलत होगा, क्योंकि नीदर के लिए आर नहीं आएगा, जब भी आएगा वो सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग किया जाएगा। 50 नंबर रूल पर हम लोग ध्यान देते हैं। 50 नंबर रूल क्या है? इधर और नीदर के बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग करना हो तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होगा। जैसे ईच और एवरी के साथ रूल है कि उनके बाद आने वाला जो नाउन होता है वह हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, उसी तरह से इधर और नीदर के बाद भी आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। और यह जो सब्जेक्ट जब यह बनेगा तो वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा और जो वर्ब इनके लिए आएगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जैसे इधर पेन, अब देखिए इधर पेन ये सिंगुलर नाउन आया है, अगर यह नाउन प्लूरल हो जाए, पेन्स हो जाए, तो सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा। इधर के बाद जो वर्ब आया है वह देखिए राइट्स, सिंगुलर आया है, मेन वर्ब में एस जुड़ करके उन्हें सिंगुलर बनाया गया है। तो इधर पेन राइट्स वेल, जबकि इधर के बाद यहाँ पेन और उसके बाद राइट वर्ब का प्रयोग किया गया है, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होता है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा गलत है। नीदर स्टूडेंट वाज, अब यहाँ स्टूडेंट की जगह अगर स्टूडेंट्स का प्रयोग कर दिया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वाज की जगह बिल्कुल अगर किसी प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो नीदर स्टूडेंट वाज लेबोरियस, यह सेंटेंस हमारा सही है, जबकि डी नंबर जो सेंटेंस है यहाँ पर वेयर का प्रयोग कर दिया गया है, यह हमारा सेंटेंस गलत होगा। तो जब भी इनका प्रयोग करना हो तो इन बातों का ध्यान रखिए। 16 नंबर रूल, 16 नंबर रूल की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए क्या है, बिल्कुल इच की तरह ही अगर इनके बाद भी अगर ऑफ आ जाता है, इधर ऑफ और नीदर ऑफ, तो इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा वह नाउन हमारा प्लूरल होगा, प्रोनाउन भी जो आएगा वो प्लूरल ही होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इच ऑफ के बाद इधर ऑफ के बाद या नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आए या प्लूरल प्रोनाउन आए, यह सब्जेक्ट जो बनेंगे वो हमेशा सिंगुलर ही बनेंगे और इनके लिए जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। इच की तरह ही इधर ऑफ और नीदर ऑफ एक बार में केवल एक का ही बहुत कराते हैं। इधर मतलब होता है दो में से कोई नहीं और नीदर मतलब भी होता है, फिर से सुन लीजिए, इधर मतलब होता है दो में से कोई एक और नीदर मतलब होता है दो में से कोई नहीं। तो इस तरीके से हमें ध्यान में ये रखना पड़ता है कि भले ही इनके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आ रहा हो, लेकिन यह बोध एक बार में केवल एक का ही कराते हैं, इसलिए इनके लिए जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स पर ध्यान दीजिए, ईदर ऑफ दिस टू कैट्स इज ब्लैक, ईदर ऑफ दिस टू कैट्स, ये जो दो बिल्लियाँ हैं उनमें से कोई एक इज ब्लैक, बोध केवल एक का एक बार में कराया गया। भले ही इनके बाद जो कैट्स आया है यह प्लूरल नाउन है, लेकिन इनके बाद जो वर्ब आया है इज, यह जो है वो सिंगुलर है। इसलिए ध्यान हमेशा रखिएगा कि इधर के बाद ऑफ, नीदर के बाद ऑफ आता है तो उसके बाद तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन तो आता ही है, लेकिन यह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, इसलिए इनके बाद जो वर्ब आता है वह सिंगुलर आता है। सेंटेंस भी, इधर ऑफ देम वाज गिल्टी, भले ही यहाँ देम प्लूरल प्रोनाउन आया हुआ है, लेकिन चूंकि इधर का प्रयोग किया गया है इसलिए यह एक बार में केवल एक का ही बोध करा रहा है, इसलिए इनके बाद जो वर्ब आया है वह वाज सिंगुलर प्रयोग किया गया है। नीदर ऑफ द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स यहाँ पर संख्याएं प्लूरल की है, दो क्रिमिनल की बात की जा रही है, चूँकि नीदर का प्रयोग यहाँ पर किया गया है
इसलिए एक बार में केवल एक का ही बोध कराया जाएगा। इसलिए जो वर्ब है वह सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। नीदर ऑफ द क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड, यानी कि उन दोनों में से किसी भी अपराधी हैज़ नॉट बीन अरेस्टेड, हैज़ बीन अरेस्टेड, उन दोनों में से किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इस हैज़ की जगह हैव का प्रयोग कर दिया जाए, यानी कि हमारा वर्ब अगर प्लुरल आ जाए, क्यों? क्योंकि केवल हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर क्रिमिनल्स प्लुरल नाउन का प्रयोग किया गया है, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्लुरल नाउन का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन यहाँ देखा जाए इनके पहले नीदर आया है, और नीदर केवल एक बार में एक का ही बोध कराता है, इसलिए वर्ब जो है वह यहाँ पर सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। हैव प्लुरल गलत है। 17 नंबर रूल पर ध्यान दिया जाए। एवरी, शुरू में ही हम लोग ईच और एवरी पढ़े थे। एवरी के बाद भी अगर किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, और यह सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, और जो वर्ब है वो सिंगुलर ही प्रयोग किया जाता है। ईच की तरह इसके साथ भी बिल्कुल सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाला ही बात लागू होता है, यानी कि जब भी किसी नाउन का प्रयोग किया जाएगा एवरी के बाद, तो वह हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होगा। एवरी मैन बिल्कुल सिंगुलर आया है, वाज सिंगुलर वर्ब आया है, सेंटेंस सही है। एवरी के बाद मैन तो सिंगुलर आया है, लेकिन वर्ब यहाँ पर प्लुरल प्रयोग किया गया है, इसलिए सेंटेंस गलत है। यहाँ पर एक नोट है, इस नोट को जरा हम लोग ध्यान से समझ लेते। जैसा कि शुरू में ही बताया गया था कि ईच का भी अर्थ प्रत्येक होता है और एवरी का भी अर्थ प्रत्येक होता है, तो आखिर दोनों में अंतर क्या है? तो ही बताया था आप लोगों को कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक की संख्या के लिए किया जाता है, जबकि एवरी का प्रयोग जो है वह हमेशा दो से अधिक की संख्या के लिए किया जाता है। यानी कि अगर दो की संख्या हो तो आप ईच का प्रयोग करें, एवरी का प्रयोग ना करें। दो से ज़्यादा की संख्या हो तो आप ईच या एवरी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वही बात यहाँ भी बताया गया है कि ईच एंड एवरी आर यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स विदाउट एनी डिफरेंसेस। ईच और एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बिना किसी अंतर का किया जाता है। दो से अधिक की संख्या हो तो ईच और एवरी का प्रयोग आप बिना किसी अंतर का कर सकते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो कि SSC CGL 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। CGL का क्वेश्चन है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। एवरी एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी वर गिवन अ 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। ना, दिवाली की बोनस, बहुत बढ़िया। सेंटेंस को पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। जब इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनेगा तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने दिए। नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 18 से आगे के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ईच एवरी इधर और नीदर के बारे में बातचीत किया। ईच एवरी इधर और नीदर जो है वो अपने बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। इनके बाद ऑफ आ जाए तो प्लुरल नाउन या प्रनाउन का प्रयोग किया जाता है ना। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स।